हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही हैं और उसी कड़ी में हम लोग बना रहे हैं कुछ वीडियोस, जिनमें से आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो आज हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर होती है और स्ट्रिंग के से रिलेटेड कुछ लाइब्रेरी मेथड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम बनाने के लिए, और उसके रिलेटेड हम कुछ स्पेसिफिकली कुछ बेसिक प्रोग्राम्स और बेसिक कंसेप्ट भी समझेंगे। तो आज हम सारे बेसिक चीजें स्ट्रिंग से रिलेटेड कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को अभी तक स्ट्रिंग का टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा और स्ट्रिंग का पूरा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो होती क्या चीज है। अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में बात करूं तो अगर मैं मान लीजिए एक वर्ड लिखता हूं, मैं लिखता हूं हेलो, तो ये जो एक वर्ड है हमारे लिए जनरल लैंग्वेज में इंग्लिश में हम इसको वर्ड बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की टर्म्स में हम इसको बोलेंगे स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग का मतलब है वर्ड। तो एक अगर सिंगल वर्ड है तो उस सिंगल वर्ड को भी हम स्ट्रिंग बोलते हैं, या इस सिंगल वर्ड के अलावा अगर मान लीजिए मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया हेलो हाउ आर यू, तो ये क्या है, ये पूरा सेंटेंस है। तो एक सिंगल वर्ड ये भी प्रोग्रामिंग की टर्म्स में स्ट्रिंग कहलाता है और पूरा का पूरा सेंटेंस इसको भी हम स्ट्रिंग बोलते हैं। सिंगल वर्ड भी स्ट्रिंग है, एक सेंटेंस भी स्ट्रिंग है और पूरा पैराग्राफ भी स्ट्रिंग है। अब क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो बहुत कॉमनली यूज होने वाली चीज है, जैसे अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, सपोज आपको स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आपको स्टूडेंट का नाम स्टोर करना पड़ेगा, है ना, स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, है ना, उसके फादर का नेम एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, वो कौन सा कोर्स कर रहा है उसे एड्रेस उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, नाम स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें वर्ड्स आएंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, है ना, एड्रेस पूरे घर का एड्रेस होगा, सेंटेंस हो सकता है पूरा। तो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये सब क्या है, स्ट्रिंग्स। तो इसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होने वाली चीज है, जब प्रोग्रामिंग डिफाइन हुई, प्रोग्रामिंग बनाई गई, तो उसको इजीली हैंडल करने के लिए एक हमें रेडीमेड डेटा टाइप दे दिया गया जिसका नाम है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो है वो एक डेटा टाइप है और ये बेसिकली एक क्लास होती है। इसलिए ध्यान रखने वाली बात जो ये है कि जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इस स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास होती है, ठीक। और जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से हम लोग स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या लिखते हैं, इंटीजर ए, है ना, या फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या लिखते हैं, फ्लोट बी। इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, सपोज मैंने लिखा स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने एस, नाम कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी एक्सवाईजी, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से हम लोग स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि अगर आपको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को वैल्यू देनी है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को वैल्यू देनी है तो आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो आप वैल्यू को कंपाइल टाइम पर दोगे या वैल्यू को रन टाइम पर दोगे। रन टाइम पर भी देने के कई तरीके हैं, हम आज उनमें से एक तरीका डिस्कस करेंगे स्कैनर क्लास का, ठीक है। तो अगर मुझे किसी वेरिएबल को वैल्यू कंपाइल टाइम पर देनी है तो जैसे हम बाकी वेरिएबल्स या बाकी डेटा टाइप के लिए ये कहते हैं या यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, उसी तरीके से हम लोग स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में भी असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल को वैल्यू देना चाहते हैं, सपोज आपने वैल्यू दी a इज इक्वल टू 5, तो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया और लिख दिया a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू आपने सेट कर दी 5, ये कंपाइल टाइम पर होगा। उसी तरीके से अगर आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया b और उसकी वैल्यू दे दी आपने 7.3, तो a की वैल्यू के बाद b की वैल्यू सेट हो जाएगी 7.3। इसी तरीके से अगर आप एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को वैल्यू देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग, देन उस वेरिएबल का नाम और उसके बाद भी आप लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहां पर आप लिख देंगे सपोज कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हेलो, और एंड में आप लगा देंगे सेमीकोलन। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो नंबर्स होते हैं उनको आप जब असाइन करते हैं किसी न्यूमेरिक डेटा टाइप में तो आपको किसी भी तरह की स्पेशल हैंडलिंग नहीं करनी है, आपको सीधे इक्वल टू करके वैल्यू रख देनी है।
लेकिन अगर आप किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को असाइन करते हैं, चाहे वो एक वर्ड हो या वो पूरा सेंटेंस हो, आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है। यानी कि स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां पर हो रहा है। तो जब भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आप असाइन करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, आप हमेशा उसे डबल कोट्स के अंदर असाइन करेंगे। अगर आप डबल कोट्स यूज नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगी, और वो एरर कंपाइल टाइम पर ही आएगी। कंप्यूटर बोलेगा अनडिफाइंड सिंबल, क्योंकि कंप्यूटर फिर इस वर्ड को भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर आपने एक सिंगल वैल्यू असाइन करी हेलो, तब भी ऐसे ही करना है। और अगर मान लीजिए मैंने एक दूसरा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, सपोज S1, और उसके अंदर मैं पूरा सेंटेंस लिखना चाहता हूं, तब भी मुझे इसका ही यूज करना है, डबल कोट्स का। मैंने लिख दिया हेलो और फिर लिख दिया मैंने हाउ आर यू, तो ये पूरा सेंटेंस भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा और ये भी डबल कोट्स के अंदर स्टोर होगा। तो सिंगल वर्ड के लिए भी डबल कोट्स और मल्टीपल वर्ड्स के लिए भी डबल कोट्स। ठीक है, ये हुई असाइनमेंट की बात। अब बारी आती है कि अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रन टाइम पर रीड करानी हो तो कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे बफर रीडर भी है, स्कैनर भी है, लेकिन हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास के थ्रू अगर आपको कोई वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, अगर आपको उसकी वैल्यू रीड करनी है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं लिखता हूं स्कैनर, सपोज मैं यहां पर उसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूं SC इज इक्वल्स टू न्यू, फिर लिखते हैं स्कैनर, और उसके बाद हम लिखते हैं यहां पर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। होप आप लोगों को स्कैनर क्लास का कंसेप्ट पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए वीडियो पर। मैं स्कैनर क्लास के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जो स्कैनर क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे इसे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लूंगा। सपोज मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम रख लिया S3 इज इक्वल्स टू, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्या है SC, तो मैं यहां लिखूंगा SC डॉट, यहां पर मेरे पास ऑप्शन है नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग को रीड करने के लिए मेरे पास दो लाइब्रेरी मेथड होते हैं। एक मेथड होता है नेक्स्ट लाइन और एक मेथड होता है नेक्स्ट। यानी कि आप यहां पर SC डॉट नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं, और सपोज मैं स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल ले लेता हूं, उसका नाम रख देता हूं S4, और मैं यहां लिखता हूं SC डॉट नेक्स्ट। तो मेरे पास स्ट्रिंग को रीड करने के लिए स्कैनर के थ्रू या स्कैनर क्लास के थ्रू दो मेथड मुझे मिलते हैं। एक का नाम है नेक्स्ट और दूसरे का नाम है नेक्स्ट लाइन। दोनों मेथड स्ट्रिंग रीड करने के ही काम आते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड रीड करना है, एक ही वर्ड रीड करना है, तो आप यूज करेंगे नेक्स्ट इस मेथड का। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वर्ड्स रीड करने हैं तो आप यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन। अच्छा, जो नेक्स्ट लाइन मेथड है वो सिंगल वर्ड रीड करने के लिए भी काम करता है और वो मल्टीपल वर्ड रीड करने के लिए भी काम करता है। लेकिन जो नेक्स्ट मेथड है वो सिर्फ एक ही वर्ड रीड कर सकता है, मल्टीपल वर्ड रीड नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आपने नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करा पहला वाला, और आपने वैल्यू रन टाइम पर दी हेलो, तो कंप्यूटर हेलो स्टोर कर देगा S3 के अंदर। आपने प्रोग्राम सेकेंड टाइम चलाया और अब आपने वैल्यू दे दी हेलो हाउ आर यू, तो कंप्यूटर S3 के अंदर हेलो हाउ आर यू भी स्टोर कर देगा। तो नेक्स्ट लाइन मेथड के थ्रू हम दोनों हैंडलिंग कर सकते हैं, सिंगल वर्ड भी और मल्टीपल वर्ड भी। तो प्रेफरेंस ये रहती है कि हम मल्टीपल वर्ड वाला भी मेथड ही यूज करें, नेक्स्ट लाइन मेथड ही यूज करें, बट प्रोग्राम टू प्रोग्राम, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वेरी करता है, इसलिए हमारे पास दूसरा मेथड भी है। तो अगर आप नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं तो सबसे पहली बात, आप उसके थ्रू सिंगल वर्ड ही रीड कर सकते हैं। यानी अगर आपने वैल्यू दी हेलो, तो वो वैल्यू हेलो रीड हो जाएगी और वो वेरिएबल S4 के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जानबूझकर या गलती से वैल्यू दे दी हेलो हाउ आर यू और आपने मेथड यूज करा हुआ है नेक्स्ट, तो उस केस में कंप्यूटर क्या करेगा, कोई एरर नहीं देगा आपको कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, उस पूरे सेंटेंस का जो पहला वर्ड है, और मैंने जो एग्जांपल लिया उसका पहला वर्ड क्या है हेलो, तो वो हेलो वर्ड को स्टोर कर लेगा। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम लोग पूरा सेंटेंस देते हैं तो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए स्पेस देते हैं। तो हम लिखेंगे हेलो, फिर स्पेस, फिर हाउ, स्पेस, देन आर, स्पेस, देन यू। तो हर वर्ड के बीच में हमने स्पेस दिया हुआ है। तो जैसे ही उसे पहला स्पेस मिलता है, उस पहले स्पेस के बाद की सारी वैल्यूज को वो डिस्कार्ड कर देता है, इग्नोर कर देता है, और जो फर्स्ट वर्ड है उसे स्टोर कर लेता है। तो चाहे आप हेलो लिखें तब भी वो हेलो स्टोर करेगा, और अगर आप हेलो हाउ आर यू लिखें तब भी नेक्स्ट मेथड के थ्रू वो सिर्फ हेलो ही स्टोर करेगा।
स्पेस के बाद जो भी आएगा उसको डिस्कार्ड कर देगा, इग्नोर कर देगा। समझ में आया आपको ये दोनों मेथड का डिफरेंस? इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार थ्योरेटिकल वाले सेक्शन में आता भी है ये डिफरेंस। या आपको कुछ इनपुट आउटपुट वाले प्रोग्राम दे देते हैं जिसके अंदर आपको एग्जांपल अज्यूम करने के लिए कोई वैल्यू देते हैं और बोलते हैं नेक्स्ट मेथड वहां पर लिखा होता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अगर नेक्स्ट मेथड लिखा है और उन्होंने बोला अज्यूम कि हम इनपुट कर रहे हैं हेलो हाउ आर यू, और आपसे पूछेंगे आप बताइए व्हाट वुड बी द आउटपुट। अगर आपने ध्यान दिया कि वो मेथड नेक्स्ट है या नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन है तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो हाउ आर यू। लेकिन अगर मेथड नेक्स्ट है तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो। ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके के उससे रिलेटेड भी आते हैं। चलिए, तो अब बात हो गई हमारी कि किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को आप वैल्यू कैसे दे सकते हैं, रन टाइम पर कैसे देना है, कंपाइल टाइम पर कैसे देना है, नेक्स्ट मेथड कैसे काम करता है, नेक्स्ट लाइन मेथड कैसे काम करता है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रिंग के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पर, क्योंकि स्ट्रिंग का जो पूरे प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी लॉजिक बिल्ड होते हैं, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम स्ट्रिंग टाइप के किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं तो वैल्यू कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है और उसे हैंडल कैसे करता है। तो अगर आपको स्ट्रिंग समझना है, स्ट्रिंग के कंसेप्ट को, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप पहले एरे के कंसेप्ट को अगर थोड़ा पढ़ लें, समझ लें, तो आपको स्ट्रिंग का टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी। एरे के टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको वहां से रेफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं भी देखा है तब भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं कोशिश करता हूं समझाने की, होप आपको तब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अच्छा होगा अगर आप एरे का टॉपिक पहले से थोड़ा जानते होंगे तो आपको और समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा या आप मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं, एरे वाला वीडियो। ठीक है, खैर फिलहाल वापस आते हैं हमारे इस टॉपिक पर। तो मैं इस सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं आपको कि अगर मैंने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की वैल्यू हेलो दी और उसका नाम रखा मैंने सपोज एस, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस रिजर्व करेगा। किसी स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए उतनी ही नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर रिजर्व करता है। तो अगर मेरी स्ट्रिंग में हेलो वैल्यू है और इस हेलो के अंदर टोटल, इस वर्ड के अंदर टोटल 5 अल्फाबेट्स हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, 5 मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर देगा। ठीक है, और हर एक मेमोरी लोकेशन पर एक एक अल्फाबेट या एक एक कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। तो एच पहली लोकेशन पर, देन ई, फिर एल एंड देन ओ। ये 5 अल्फाबेट 5 अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाएंगे और ये सारी की सारी लोकेशन हमारी कलेक्शन है की तरह रिजर्व होंगी एक साथ। क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सके, एक जैसी, एक टाइप की। तो ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली जो स्ट्रिंग है हमारे लिए तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के अंदर उन्होंने एक नॉर्मल डेटा टाइप की तरह डिफाइन कर दिया है, क्लास की तरह डिफाइन कर दिया है, लेकिन कंप्यूटर उसे इंटरनली एक एरे की तरह मैनेज करता है। और एरे की जो वैल्यूज होती हैं वो इंडेक्स के थ्रू मेंटेन होती हैं, यानी कि एक वैल्यू एक इंडेक्स पर होती है, एक इंडेक्स पर मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती। तो जो मेरी पहली मेमोरी जो लोकेशन रिजर्व हुई है, इस पहली मेमोरी लोकेशन का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का मतलब होता है सिंपल नंबरिंग। ठीक है, तो जो नंबरिंग होती है नॉर्मली 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, है ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। लेकिन जब हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं, एरे की टर्म्स में बात करते हैं, प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात करते हैं, तो हमारा जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है हमेशा। यानी एरे का, यानी कि इस स्ट्रिंग का जो पहला एलिमेंट है, इस एग्जांपल में जो एच अल्फाबेट है, वो कहां पर स्टोर होगा, पहले इंडेक्स पर, यानी कि 0 इंडेक्स पर। तो इसका इंडेक्स होगा 0, फिर 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। हर इंडेक्स में एक एक का डिफरेंस होता है। ठीक है, और किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो उस स्ट्रिंग की लेंथ कहलाती है। तो इस एग्जांपल में अगर मेरी स्ट्रिंग हेलो है, तो हेलो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 5। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी कहलाएगी, 5 कहलाएगी। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है। अगर लेंथ 5 है तो पहला इंडेक्स 0 एंड लास्ट इंडेक्स 4। जो भी लेंथ होती है उसे एक इंडेक्स कम होता है लास्ट इंडेक्स। ठीक है, अब क्योंकि ये एरे है तो एरे की वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। स्ट्रिंग का नाम है एस, तो इसको लिखा जाएगा एस ऑफ 0, इसको लिखा जाएगा एस ऑफ 1, इसको लिखा जाएगा एस ऑफ 2, एस ऑफ 3 एंड देन एस ऑफ 4। इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं लिख रहा हूं एस ऑफ 0, यानी कि स्ट्रिंग एस के अंदर 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट, और वो क्या है, वो है कैरेक्टर एच। अगर मैं लिख रहा हूं एस ऑफ 1, इसका मतलब है स्ट्रिंग एस के अंदर 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट है
और वो इस एग्जांपल में है ई। ऐसे ही 2 इंडेक्स पर एल, 3 इंडेक्स पर एल और 4 इंडेक्स पर ओ। ठीक है, समझ में आया? तो ये इंडेक्सिंग का सारा खेल है। अब अगर हम नॉर्मली न्यूमेरिक एरेज में डील करते हैं तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है, s of 0, s of 1, s of 2। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग के एरे में डील करते हैं, स्ट्रिंग के साथ हैंडलिंग करते हैं, तो वैसे तो ये भी सिंटेक्स काम करता है, लेकिन फिर भी हमें एक लाइब्रेरी मेथड दिया गया है और प्रेफरेंस यही होती है कि आपको वो लाइब्रेरी मेथड यूज करना है अगर आपको एक बार में एक कैरेक्टर रीड करना है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, हम यहां पर इस स्टेटमेंट की जगह यानी कि s of 0 की जगह हम एक लाइब्रेरी मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है char at। इस char at मेथड के अंदर सब स्मॉल में है, सिर्फ at का a कैपिटल है। तो हम इसे कैसे यूज करते हैं, मुझे इस s स्ट्रिंग के अंदर से 0 इंडेक्स वाली वैल्यू उठानी है, तो मैं लिखूंगा इसको s डॉट, यानी कि s ब्रैकेट की जगह मैं लिखूंगा s डॉट char at कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स, तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर char at 0। ये है मेरे ब्रैकेट, कौन से वाले ब्रैकेट, मेथड वाले ब्रैकेट। तो ये char at एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग का मेथड है। और अगर आपको s of 0, s of 1, s of 2 अगर ये वैल्यूज आपको एक्सेस करनी है तो आप लिखोगे s डॉट char at 0 या s डॉट char at 1 या s डॉट char at 2, यानी कि किसी स्ट्रिंग के अंदर से स्पेसिफिक इंडेक्स वाली वैल्यू, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू या 1 इंडेक्स वाली वैल्यू या 2 इंडेक्स वाली वैल्यू, तो आपको वो इंडेक्स नंबर इस char at मेथड के अंदर पास करना है और ये जो मेथड है वो आपको ये वाली वैल्यू यानी कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इस मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो कैर होता है, क्योंकि ये एक सिंगल कैरेक्टर रीड करता है। तो अगर हम इसे कॉल करना चाहते हैं तो हम कैसे कॉल करेंगे, किसी वेरिएबल के इक्वल में भी कॉल कर सकते हैं। मैं लिखूंगा कैर, सपोज वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने ch इज इक्वल्स टू s डॉट char at 0। जैसे ही मैं लिखूंगा कंप्यूटर क्या करेगा, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू यानी कि h इस एग्जांपल में उसको उठा करके ch वेरिएबल में असाइन कर देगा। जैसे ही मैं लिखूंगा s डॉट char at 1, कंप्यूटर इस स्ट्रिंग के अंदर से 1 इंडेक्स वाली वैल्यू जैसे कि e असाइन कर देगा ch वेरिएबल के अंदर। तो ch वेरिएबल के अंदर एक एक वेरिएबल एक एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि char at मेथड कैसे काम करता है। अब एक मेथड और समझते हैं, लेंथ मेथड, क्योंकि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है अगर आपको स्ट्रिंग के कंसेप्ट को समझना है या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो अगर मुझे एक, जैसे मेरे को एक लाइब्रेरी मेथड दिया गया है मुझे char at, इसी तरीके से मेरे पास एक और लाइब्रेरी मेथड, इसका नाम ही है लेंथ। लेंथ मेथड का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करके बताना, और लेंथ कैलकुलेट करने का मतलब होता है किसी स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो मैं पहले सिंपल एग्जांपल से चलता हूं हेलो से। इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, यानी इस स्ट्रिंग की लेंथ है 5। तो मुझे अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो मैं लिखूंगा, मैं यहां पर इस char at मेथड को इस लेंथ मेथड को, इसके एक लेंथ मेथड को यूज करूंगा, और लेंथ मेथड को यूज करने के लिए मैं सिंटेक्स लिखूंगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है मुझे s, तो मैं लिखूंगा s डॉट लेंथ, s डॉट लेंथ। ठीक, जैसे ही ये मेथड कॉल होगा कंप्यूटर क्या करेगा, s स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू है उससे अपने आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेगा, और लेंथ कैलकुलेट करके मुझे नंबर रिटर्न कर देगा जो नंबर उस स्ट्रिंग की लेंथ है। जैसे इस एग्जांपल में स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, तो ये मेथड मुझे 5 रिटर्न करेगा, एंड 5 इज एन इंटीजर। तो ये जो मेथड है लेंथ, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो जब भी आप इसे कॉल करेंगे, या तो इसे आप किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के इक्वल में कॉल करेंगे, या इसे किसी कैलकुलेशन में डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी को लूप को चलाने के लिए। अभी मैं दिखाऊंगा भी करके। तो इंटीजर l इक्वल टू s डॉट लेंथ, तो ये मेथड क्या करेगा, आपको लेंथ कैलकुलेट करके हेलो वर्ड की 5 ये रिटर्न कर देगा l के अंदर। अब जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो खाली सिंगल वर्ड तो नहीं है, उसके अंदर पूरा सेंटेंस भी स्टोर हो सकता है, पैराग्राफ भी। तो सेंटेंस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट कराई है या एक स्ट्रिंग को वैल्यू दी है जो कि सिंगल वर्ड नहीं है, मल्टीपल वर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू, तो यहां पर जब कंप्यूटर लेंथ कैलकुलेट करेगा तो वो देखेगा सारे कैरेक्टर्स। अब देखिए आप यहां पर जो अल्फाबेट है उसके अलावा स्पेसेस भी हैं, तो जो स्पेसेस होते हैं वो भी स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं। जो भी इसमें लिखा हुआ है, चाहे कोई सिंबल हो, जैसे आपने लगा दिया फुल स्टॉप, डॉट लगा दिया, तो वो भी एक कैरेक्टर है। हर कैरेक्टर एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि अगर मेरे सेंटेंस की वैल्यू हेलो हाउ आर यू है, तो मेरा जो कंप्यूटर है उसके लिए क्या करेगा,
उसके लिए बहुत सारी मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा और हर मेमोरी लोकेशन पर एक कैरेक्टर स्टोर होगा, जैसे कि हेलो एच, तो ई एल एल ओ, उसके बाद क्या आया स्पेस, तो स्पेस भी एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद क्या आया एच, फिर ओ, देन डब्ल्यू, उसके बाद फिर से क्या आ गया स्पेस, हेलो हाउ, फिर स्पेस आया, उसके बाद क्या आया आर, तो ए आर ई, फिर क्या आ गया स्पेस, उसके बाद क्या आया वाई ओ यू, तो वाई ओ एंड देन यू। ये सारे के सारे मेरे एक एक कैरेक्टर एक एक लोकेशन, या मैं कह सकता हूं एक एक इंडेक्स पर जाकर के स्टोर हो गए। तो यहां पर ये जो मेरा स्पेस है ये भी एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है, और जब मेरा लेंथ मेथड लेंथ कैलकुलेट करेगा इस स्ट्रिंग की, तो उसमें वो अल्फाबेट्स प्लस स्पेस दोनों काउंट करेगा। जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो इंक्लूडिंग स्पेसेस होती है, यानी इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इसमें इंक्लूडिंग स्पेसेस टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं 17। तो इस सेंटेंस की स्ट्रिंग की इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी आएगी 17। तो इस केस में एल वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, यानी अगर मैं यहां पर एस की जगह s1 डॉट लेंथ लिखूंगा तो एल वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 17। ठीक है, तो समझने वाली बात यही है कि जो लेंथ मेथड होता है वो जब भी लेंथ निकालता है वो इंक्लूडिंग स्पेसेस निकालता है, और स्पेस भी एक कैरेक्टर है जो कि एक प्रॉपर एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। जैसे एग्जांपल में दिखा देता हूं, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 3 4 एंड देन 5 इंडेक्स पर क्या है स्पेस, देन 6 पर आया एच, ऐसे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड देन 16। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लेंथ मेथड आपको लेंथ कैलकुलेट करके देगा, अगर लेंथ आती है 5 तो पहला इंडेक्स हमेशा क्या होता है 0, तो लास्ट इंडेक्स कितना होगा 4। ऐसी अब लेंथ कितनी है 17, तो पहला इंडेक्स क्या होगा 0 एंड लास्ट इंडेक्स क्या होगा 16। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। यहां तक हमने अभी तक समझ लिया है कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, कैसे रीड करते हैं, और जब वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर उसको किस तरीके से स्टोर करता है इंटरनली, और किस तरीके से हम वैल्यू को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकते हैं, और उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल समझाता हूं इन्हीं दोनों मेथड की हेल्प से, कि अगर मैं एक स्ट्रिंग को रीड करने के बाद कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसकी वैल्यू आउटपुट कराना चाहता हूं तो कैसे कराऊंगा। ठीक है, तो मैं वो समझाता हूं, आगे कंटिन्यू करता हूं उसको। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एस स्ट्रिंग, सपोज मैंने स्ट्रिंग एस ली ये वाली, और इसको मैंने स्कैनर के थ्रू रीड कर लिया, मैंने लिखा एस डॉट नेक्स्ट लाइन, तो मैंने यहां कर दिया स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू रीड कराई होगी हेलो। ठीक है, तो मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है एच, फिर प्रिंट करना है ई, फिर एल और फिर ओ, यानी एक एक कैरेक्टर रीड करते जाना है और आउटपुट कराते जाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करूंगा, तो मैंने लिखा एस डॉट लेंथ, जो भी लेंथ है वो कितनी है 5 लेंथ जाकर के इस वेरिएबल एल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मैं चलाऊंगा लूप, और लूप कैसे चलाऊंगा, मैं लिखूंगा फॉर पहला इंडेक्स कितना है 0, तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, इंडेक्स रख दिया 0। अब मैं आई वेरिएबल यूज कर रहा हूं तो मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूं, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर आई। ठीक है, पहला इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स कितना होगा, जो भी लेंथ होगी इससे एक कम, क्योंकि 5 लेंथ है तो लास्ट इंडेक्स है 4, 17 लेंथ है तो लास्ट इंडेक्स कितना है 16। तो मैं लिखूंगा आई इज लेस देन एल, क्योंकि लेस देन लगाया है तो ये ऑलरेडी एक कम चलेगा, और हर इंडेक्स में एक का डिफरेंस है, इसलिए आई प्लस प्लस। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद मेरा लूप सेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जाकर के एक एक वैल्यू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करूंगा। मैं इसे इंटेंशनली 2 स्टेप में ब्रेक कर रहा हूं, पहले मैं कैरेक्टर रीड करूंगा, किसी वेरिएबल में असाइन करूंगा, उसके बाद मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। अगर हम चाहें तो एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, जो कि मैं आखिरी में बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जैसे मैंने ये समझाया था अभी, मैं यहां पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं, सपोज कैर, वेरिएबल का नाम रख देता हूं सी एच, इज इक्वल टू, कहां से रीड करना है एस स्ट्रिंग से, तो मैं लिखूंगा एस डॉट कैर एट आई क्या है वेरिएबल जिसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, है ना। तो जो भी आई की वैल्यू होगी उस इंडेक्स वाली वैल्यू स्ट्रिंग से रीड होगी,
और वो ch नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। जो वैल्यू इसके अंदर असाइन होगी उसे हम यहां पर प्रिंट करा देते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर system.out.println, क्योंकि मुझे हर वैल्यू को अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है और मैंने ch वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले i की जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी 0। लेंथ मेरी ऑलरेडी आ चुकी है 5, तो यहां चेक होगा 0 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो ये लूप के अंदर चला जाएगा और क्या करेगा? s डॉट कैरेट i की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये उठाएगा s स्ट्रिंग के अंदर से 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर, और वो क्या है? कैरेट 0 कितना है? h। तो h वैल्यू असाइन हो जाएगी ch वेरिएबल में और नीचे जाकर के वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहां जाकर के प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ड का पहला अल्फाबेट h। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट ऊपर जाएगा ये और i को प्लस प्लस करेगा। ये यहां से i को जब प्लस प्लस करेगा तो i की वैल्यू इंक्रीज करके 0 से 1 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा i यानी कि 1 इज लेस देन 5 2। फिर लूप में जाएगा, क्या करेगा? अब की बार उठाएगा कैर एट i यानी कि कैरेट 1। अब देखिए 1 इंडेक्स पर क्या है? e। तो ये जो e अल्फाबेट है वो जाकर के कहां साइन हो जाएगा? ch वेरिएबल के अंदर, और यहां से जाकर के वो ch वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो जो अगला वेरिएबल वैल्यू थी e वो जाकर के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने सॉप ln लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही i प्लस प्लस करके 2 हो जाएगा तो l प्रिंट हो जाएगा कैरेट 2, i प्लस प्लस 3 कैरेट 3, i प्लस प्लस 4 कैरेट 4। ठीक है, उसका जैसे ही i की वैल्यू प्लस प्लस करके 5 होगी, कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के बाद स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको 1 बाय 1 रीड करना है और अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है। वो हमने कर दिया। ठीक है ना, एक एक लेंथ निकाली, लेंथ निकालने के बाद एक एक करके कैरेट मेथड की हेल्प से एक एक कैरेक्टर रीड करा और उसको प्रिंट करा दिया। अब अगर आप चाहें तो इसको 2 स्टेप को रिड्यूस करके एक सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। आप सीधे लिखेंगे यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं s डॉट कैर एट i। ये भी काम करता है, बस ध्यान रखना कि यहां पर ये जो सेमीकोलन है ये फाइनल सॉप स्टेटमेंट के ब्रैकेट के बाद लगे, बस। बाकी बिल्कुल सेम काम करेगा, सेम ही चीज है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए उसे 2 पार्ट में ब्रेक करा था। दोनों स्टेप में लिखते हैं तब भी ठीक है, सिंगल स्टेप में लिखते हैं तब भी ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की हैंडलिंग कैसे करनी है, उसे इनपुट आउटपुट कैसे कराना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे रीड करना है। अगर आपको ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया है ये समझ में आ गया है तो आप स्ट्रिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैंडल कर पाएंगे और बना पाएंगे। इस सीरीज में मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा और मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।